So hello everyone, I am Devendra here and welcome back to our YouTube channel Campus Circuit। इसके पहले हमने पार्ट 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 डिटेल्ड वे में कवर कर रखा है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। वैसे ये जितने भी यूनिट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको रेफर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट 3। तो यूनिट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट कोड है BNC 50। इसकी यूनिट 3 है लीगल सिस्टम एंड लॉ। ओके, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है सोर्स लॉ इन इंडिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉ आता कहाँ से है। ओके, तो कोर्ट कोई भी डिसीजन हवा में नहीं देता है, मतलब हर लॉ के पीछे एक सोर्स होता है। ओके, तो सबसे ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो वो कोई भी लॉ मतलब वाइड होता है। तो अगर अगेंस्ट होगा तो कोई भी लॉ जो है तो वो हमारा वाइड हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक, देन बात करते हैं उसके बाद कि ये जो स्टैट्यूटरी या इनेक्टेड लॉ है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इनेक्टेड और स्टैट्यूटरी लॉ। ओके, तो ये वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, जैसे IPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, ये जितने भी लॉज होते हैं तो ये रिटन होते हैं और कॉडिफाइड होते हैं। तो मतलब कॉडिफाइड होते हैं इसलिए कोर्ट में इजीली अप्लाई होते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ ये मतलब ब्रिटिश टाइम से आए हुए हमारे में मतलब प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो कोर्ट फॉलो करते आ रहे हैं आज भी। कोर्ट्स फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस जैसे प्रिंसिपल कॉमन लॉ से ही यूज करते हैं। ओके, देन बात करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट केस लॉ। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो पूरे इंडिया के लिए बाइंडिंग होता है। आर्टिकल 141 बोलता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ ऑफ द लैंड होता है और लोअर कोर्ट्स उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी डिसीजन हैं उनको लोअर कोर्ट्स वगैरह जरूर से जरूर मानते हैं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। इसके अलावा एक लॉ होता है कस्टमरी लॉ। ठीक है, तो ये कस्टमरी लॉ जो सोसाइटी में काफी टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, ठीक है, जो रीजनेबल हो और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, उनको बोलते हैं हम कस्टमरी लॉ। ठीक, और अब बात करते हैं पर्सनल लॉ की। तो पर्सनल लॉ होते हैं जो मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस जैसे मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस और डिवोर्स वगैरह, ये मतलब या तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। तो अब मतलब जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन लीगल सिस्टम सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, कोर्ट और कस्टम्स सब हम मिलकर के लॉ को चलाते हैं। तो हमें ये जितने भी टॉपिक थे, जितने भी ये लॉ थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो इनेक्टेड और स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको केस लॉ भी बोलते हैं, और कस्टमरी लॉ और पर्सनल लॉ। तो इनका इंपॉर्टेंस ये है कि जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, पार्लियामेंट पे भी, और कोर्ट और कस्टम्स सब मिलकर के लॉ को चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड टॉपिक जो है कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, हायरार्की का मतलब ये हो गया कि ऊपर से नीचे तक ऑर्डर में कोर्ट्स होते हैं ताकि जस्टिस जो है तो वो सिस्टमैटिकली मिले और अपील का भी ऑप्शन हो फर्दर। ठीक है, तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद में आता है हाई कोर्ट और फिर नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद में होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ये हाईएस्ट कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी माना जाता है। अगर किसी केस में हाई कोर्ट से भी जस्टिस नहीं मिलता है तो फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। ठीक है, और ये स्टैब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 214 में और सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 124 में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है तो फंडामेंटल राइट्स मतलब प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 226। ओके,
और फिर बात करते हैं हाई कोर्ट के जो नीचे कोर्ट आता है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहीं से रियल जुडिशियरी का काम शुरू होता है। मतलब जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स और मर्डर वगैरह जितने मतलब सिविल और जितने भी मतलब क्रिमिनल केसेस हैं वो स्टार्टिंग में कि मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ही हैंडल करते हैं। ओके, इसके अंडर भी मतलब जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी आते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, इनके होते हैं जैसे सिविल कोर्ट्स मतलब मुंसिफ, सिविल जज, और मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक, द कोर्ट सिस्टम इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, रूल ऑफ लॉ। तो मतलब कोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस ये है बेसिकली कि हर एक सिटीजन को जस्टिस मिल सके, और अगर किसी की गलती है तो और कोई गलती हो भी जा रही है तो उसके पास ऑप्शन हो मतलब फर्दर अपील के लिए, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, ठीक है, और सबके राइट्स वगैरह प्रोटेक्ट रहें और उनको मतलब जस्टिस मिल सके। और यही जो मतलब हायरार्की है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स तक की, यही इंश्योर करती है फेयरनेस एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। तो इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन कोर्ट सिस्टम, वो प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इंडियन कोर्ट सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, देन अब हम आते हैं टॉपिक थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन। इसके जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस की बात करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेन कोर्ट माना जाता है। ठीक, और ये बैकबोन भी है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। कहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और ये स्टैब्लिश्ड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, और फंक्शन भी होते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट्स के सुपरविजन में ही ये फंक्शन करते हैं। ठीक, मतलब वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की, ठीक है, और इसके पास मतलब सिविल और मतलब क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शन होती हैं। किसके पास, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है, और सिविल जुरिस्डिक्शन में ये, ठीक है, तो इसके पास क्या होते हैं, मतलब दोनों सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों आते हैं। ठीक, तो सिविल जुरिस्डिक्शन में मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड केसेस लाइक आपके फैमिली डिस्प्यूट्स जैसे मतलब डाइवोर्स या मेंटेनेंस के केसेस आते हैं, और क्रिमिनल में केसेस में इसके अंडर पे आ जाते हैं जैसे मतलब मर्डर वगैरह हो गया, रेप वगैरह हो गया, रॉबरी हो गया, और ये मतलब अपील किए जाते हैं कहाँ, मतलब फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, तो मतलब इसमें मतलब क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी जैसे सीरियस ऑफेंसेस के मतलब ट्रायल्स होते हैं। ओके, देन अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेन फंक्शन जो हैं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक ये है कि मेजर सिविल और मतलब क्रिमिनल केसेस का ट्रायल करना, और देन जो इसके बिलो कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुनना, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे सुपरविजरी कंट्रोल रखना। ठीक है, और फोर्थ पे है कि जजमेंट और डिक्रीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना। ठीक है, देन हम इसका मतलब कंक्लूड कर लेते हैं कि जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि मतलब कॉमन पर्सन के लिए जस्टिस सबसे मतलब स्ट्रांगली एक्सेसिबल होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इफिशिएंटली जस्टिस यहाँ पर मिल जाता है, और लोकली भी, ठीक, कॉमन पीपल के लिए, और ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। ठीक, इसलिए कहते हैं इसको, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक, और ये फास्ट भी हैं, स्पीडी जस्टिस मिलता है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड हायर जुडिशियरी। ठीक, और ये मतलब एज अ ब्रिज का वर्क काम करते हैं किसके बीच में, सिटीजन और हायर जुडिशियरी के बीच। ओके, देन आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो है जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, तो जुडिशियल एक्टिविज्म में बात करते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब बेसिकली होता है कि जुडिशियरी का मतलब प्रोएक्टिव रोल। ठीक है, प्रोएक्टिव रोल का मतलब आप समझते हैं यहाँ पर कि मतलब कोर्ट सिर्फ लॉ को पढ़कर डिसीजन नहीं देता है, बट जब जरूरत होती है तो सोसाइटी के लिए आगे भी बढ़ करके मतलब जस्टिस को इंश्योर करता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो उसने सिर्फ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी को पढ़ लिया और उसके बाद में उसने ऑर्डर वगैरह दे दिए, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी जो लॉ मतलब सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है प्रॉपर, और राइट्स वगैरह भी इंश्योर करता है, फिर ही वो मतलब ऑर्डर वगैरह और डिसीजन देता है। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म तब ज्यादा दिखाई देता है जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपरली नहीं करती। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, तो ऐसे केसेस में मतलब जुडिशियरी लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करती है। अब इंटरवीन से रिलेटेड ये चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, इसका समझ आ जाएगा कि यहाँ देखिए मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 जो कि था राइट टू लाइफ, मतलब सबको जीने का अधिकार है, तो इसलिए ये बनाए गए। और
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मान सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि लाइफ का मतलब सिर्फ मतलब जिंदा रहना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी है, ठीक है। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और प्रिजन रिफॉर्म्स लाइक और ह्यूमन राइट्स और PIL सिस्टम, यहाँ पर मेंशन था ना, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो मतलब PIL सिस्टम सब के सब मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल हैं ये सब के, ओके। तो मतलब जुडिशियल सिस्टम का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बेसिकली मान सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स स्ट्रांग होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स स्ट्रांग होते हैं और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है इन सब के लिए, हाँ। बट अगर जुडिशियरी अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो उससे जुडिशियरी ओवर रीच भी कहते हैं, इसलिए इसको बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो मतलब आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मेरे थोड़ा मतलब वर्ड्स पर फोकस करिएगा और इस नोट्स को एक बार प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके इम्पैक्ट वगैरह यहाँ से आप एक बार पढ़ सकते हैं। देन हम आते हैं फिफ्थ टॉपिक, वो है हमारा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू, तो मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट का पावर कि वो लॉज और गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशन बेस, देखिए रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है 13 आर्टिकल और 32 भी और 226 भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनमें दिया गया है। तो अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट में कोई ऐसा लॉ या एक्शन लेती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, ठीक है, तो कोर्ट उसको नल या वाइड डिक्लेयर कर सकता। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस सिंपल होता है। मतलब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और सिटीजन को लगा कि राइट्स मतलब वायलेट हो रहे हैं, तो केस कोर्ट में गया, कोर्ट में चेक किया, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया तो लॉ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये है कि मतलब प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ठीक। तो अब बात करते हैं हम टॉपिक 6 जो है आर्बिट्रेशन, ठीक। तो आर्बिट्रेशन एक मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है, ठीक, जिसमें डिस्प्यूट कोर्ट के बाहर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। ये क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या है कि जो भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट के बाहर सॉल्व किए जाते हैं। मतलब दोनों पार्टीज मिलकर एक न्यूट्रल पर्सन क्या करती हैं, एक न्यूट्रल पर्सन चूज करती हैं जिसको आर्बिटर कहते हैं। आर्बिटर कहते हैं मतलब एक थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, उसको आर्बिटर कहते हैं। दोनों पार्टीज एक मतलब न्यूट्रल पर्सन चूज करती हैं जो कि ना तो उसके पक्ष में होगा ना तो उसके पक्ष में होगा, ठीक है। और उनका डिसीजन जाना जाता है अवार्ड के नाम से एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, और वो दोनों पार्टीज पे मतलब बाइंड करता है, वो मानना पड़ता है। आर्बिटर जो फाइनल डिसीजन देता है उसको अवार्ड कहते हैं, ठीक है, और ये अवार्ड बाइंडिंग होता है, मतलब दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस सिंपल होता है, ठीक। और ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में आया, ठीक है। और ये कॉमनली यूज किया जाता है कहाँ कहाँ पर, लाइक कमर्शियल बिजनेस, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल disputes because it provide faster and more efficient alternative to court litigation, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि जो बिजनेस वगैरह है और कमर्शियल पर्पस में ऐसे आर्बिट्रेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो लोग अपना टाइम वगैरह बर्बाद नहीं करते हैं इस कोर्ट वगैरह के चक्कर में। वो लोग एक थर्ड पर्सन ले आते हैं जो दोनों के लिए न्यूट्रल होता है और वही उनके बीच में समझौता वगैरह प्रॉपर कर देता है, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्र्स वगैरह आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब वॉलंटरी प्रोसेस हो गया और एक मतलब न्यूट्रल आर्बिटर होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली भी उन दोनों के बीच की बातें जो हैं तो मतलब प्राइवेट रहनी चाहिए, और उनका जो डिसीजन है मतलब आर्बिटर का वो मानना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो अपना टाइम वगैरह अपने अकॉर्डिंग मतलब दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग टाइम वगैरह वेन्यू वगैरह होगा कि तुम्हें कोर्ट में जाना होगा, वहां पर तारीख वगैरह जैसे होती है कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है। और मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर है कि एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सबमिशन ऑफ एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, और उनकी हेयरिंग होगी, और डिसीजन जो कि अवार्ड के नाम से जाना जाता है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। एक एडवांटेज क्या होंगे कि टाइम बचाता है, कॉस्टली भी नहीं है, और रिड्यूसेस ऑफ बर्डन ऑफ कोर्ट्स का बर्डन भी इससे कम हो जा रहा है, और सुटेबल फॉर टेक्निकल डिस्प्यूट्स, और जो मतलब टेक्निकल डिस्प्यूट्स हैं जिनके प्रॉपर मतलब एविडेंस वगैरह हर चीजें होती हैं तो उसके लिए ये सुटेबल भी है, और फास्टर भी है रेजोल्यूशन कंपेयर टू लिटिगेशन, ओके। इंपॉर्टेंस इसकी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन हम आते हैं 7th टॉपिक में। 7th टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गवर्न किया गया,
तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली यही होता है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन जब एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सबके सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक, कि इसके इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन सेकंड आता है लॉफुल कंसिडरेशन, थर्ड आता है फ्री कॉन्सेंट, फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो ये जितने एलिमेंट हैं, अगर इनमें से कोई भी मतलब मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स जो ये हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन और फ्री कॉन्सेंट, और एक फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, और हाँ, एक इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है और नॉट प्रेसिवली डिक्लेयर्ड वाइड, मस्ट नॉट फॉल अंडर वाइड एग्रीमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है स्मूथ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और प्रोटेक्ट्स करता है राइट्स ऑफ पार्टीज, और प्रोवाइड करता है लीगल रेमेडी इन ईच केस ऑफ ब्रीच, और प्रमोट करता है ये मतलब ट्रस्ट एंड सर्टेनिटी इन ट्रेड। ओके, जैसे मतलब व्यापार वगैरह में प्रॉपर मतलब ट्रस्ट वगैरह और एक मतलब सर्टेनिटी ये प्रोवाइड करता है, मतलब प्रमोट करते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो फर्स्ट है तो वैलिड, वाइड एंड वाइडेबल, देन सेकंड है एक्सप्रेस एंड लाइट, थर्ड है एग्जीक्यूटेड एंड क्यूटरी। तो फिर इसमें लिखा हुआ दस कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कमर्शियल रिलेशनशिप इन सोसाइटी। तो आई होप ये कंप्लीट हो गया। देन अब आते हैं हम 8th टॉपिक पर, वो है हमारा टॉर्ट लॉ। तो टॉर्ट का मतलब देखो, हम बेसिकली बताएं कि सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें पनिशमेंट वगैरह नहीं होती है। इसमें क्या रहता है कि इसकी वजह हमें कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक, मतलब टॉर्ट और मतलब क्राइम में बेसिक डिफरेंस ये हम मान सकते हैं कि क्राइम में जेल वगैरह होती है, जबकि टॉर्ट में विक्टिम को डैमेजेस जो मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, तो टॉर्ट लॉ के प्रिंसिपल, ठीक, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज डैमेज एंड नॉट पनिशमेंट। ठीक है, तो उसको पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें मतलब एक तो इसमें है नेग्लिजेंस, तो फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, और सेकंड है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, थर्ड है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक, तो इसमें यह है कि अगर कोई गलती मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, और एब्सोल्यूटली लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, और मतलब नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयर ना लेना। ठीक, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये होता है कि गलती प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स, इसमें मतलब नेग्लिजेंस है और डिफेमेशन है। ठीक, जैसे डिफेमेशन यानी किसी का हम मान हानि कर रहे हैं तो वो आ जाता है इसमें, और इसमें है न्यूसेंस, ट्रेसपास। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्ट लॉ, इसमें है कि मतलब प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट, एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड कंपनसेशन, मेंटेन सोशल ऑर्डर, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। ओके, टॉर्ट लॉ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन आते हैं टॉपिक 9th, जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज इनेक्टेड टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया कि मतलब इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी एकदम बनी रहे अच्छे से। ठीक है, बेसिकली रेगुलेट करने के लिए लाया गया। इसमें क्या है कि सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, स्ट्राइक्स वगैरह, ठीक, और एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, वेजेस, वर्किंग आवर, ये सब मतलब प्रॉपर इनके बीच में चीजें मेंटेन रहे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर मतलब डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये मतलब रिफर किए जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, ये चीजें मेंशन है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे कि मतलब इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे, ठीक, मतलब हार्मनी, और वर्कर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहें, और डिस्प्यूट सॉल्व करने में मशीनरी प्रोवाइड करना, और इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को रोकना। ठीक, ये सब मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से मतलब पूरा का पूरा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है वही बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। स्ट्राइक्स वगैरह जो हैं, लॉकआउट्स वगैरह हैं, उनको रोक लिया जाए। ठीक, मतलब प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंडर पे मतलब अथॉरिटीज कौन कौन सी होती है? एक तो वर्क कमेटी होती है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर होते हैं, और लेबर कोर्ट्स होता है, और मतलब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक,
इसकी इंपॉर्टेंस, द एक्ट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट्स ऑफ वर्कर, स्टेबिलिटी इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इस एक्ट ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले इनको वर्कर्स को, उनको स्टेबिलिटी रहे किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अकॉर्डिंग, और कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सोशल जस्टिस वगैरह भी उनको प्रॉपर मिलता है, ऐसा ना हो। देन आता है हमारा 10। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी देखिए इसका मैं ओवरऑल बता दूं ओवरव्यू। इसका यही हो गया कि इस एक्ट के अंडर पे वर्क कमेटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जैसे मतलब अथॉरिटीज का रोल होता है। ये जैसे मतलब अथॉरिटीज यहाँ पर देख लिए। तो इस एक्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है बेसिकली कि मतलब इंडस्ट्रियल जो है तो वो स्मूथली चलती रहे, वर्कर्स सेफ रहते हैं और इकोनॉमी भी मतलब स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इंडस्ट्री बंद हो गई तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया, क्योंकि कोई अगर मतलब प्रोडक्शन ही रुक गया। ठीक है, तो इसलिए ये एक्ट वगैरह बनाए गए कि प्रॉपर जो मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देन आते हैं हम टॉपिक 10 जो है हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, ADR। ठीक, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन रिफर्स टू मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट्स। ठीक, ADR एम्स द प्रोवाइडिंग स्पीडी, इकोनॉमिकल एंड एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। और ठीक है, तो ADR का मतलब ये हो गया कि कोर्ट्स के अलावा डिस्प्यूट सॉल्व करना। मतलब ADR के मेन टाइप ये हो गया कि आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, काउंसिलेशन, लोक अदालत। एडवांटेज क्या हो गया कि टाइम को बचाते हैं, मनी को बचाते हैं, कोर्ट का बर्डन कम करते हैं, मेंटेन कॉन्फिडेंटली, इनकरेज म्यूचुअल सेटलमेंट। इसका इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये जस्टिस यहाँ पर फास्ट मिलता है, कॉस्ट कम होती है और कोर्ट्स का बर्डन कम होता है और पार्टीज के बीच में रिलेशन बचे रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको यूनिट 3 प्रॉपर समझ आ गई होगी और एक बार आप इस नोट्स को से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड मिल जाएगी। ठीक, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 जो है इलेक्शंस, इमरजेंसी एंड अमेंडमेंट। ओके, तो इस यूनिट में हम मतलब इलेक्शंस के बारे में और इमरजेंसी और अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI BNC 501 जो सब्जेक्ट कोड है इसकी यूनिट 4। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मतलब अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में गिवन है। ठीक है, तो देखो यार अब बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अमेंड कैसे किया जाता है, मतलब संशोधन एक तरीके से। ठीक, ऐसा कैसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसमें फर्दर चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है कि सोसाइटी में चेंजेस नीडेड होते हैं तो उनके मतलब चेंजेस को फुलफिल करने के लिए वैसे जैसे मतलब चेंजेस होंगे वैसे उसमें मतलब प्रॉब्लम भी आएंगी, तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब जरूरत पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब स्टेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, अब इसके चेंज करने की क्या नीड है तो ये भी हम देख रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड, मस्ट इवॉल्व विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो सोशल चेंजेस भी होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस भी होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी होते हैं, तो इसमें इवॉल्व होते रहते हैं। इसलिए अमेंडमेंट हेल्प करता है रिमूविंग डिफेक्ट्स, इम्प्रूविंग गवर्नेंस, तो गवर्नेंस इंप्रूव करने में, एंड अडॉप्टिंग न्यू सर्कमस्टांसेस विदाउट डिसरप्टिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। मतलब जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उसको बिना खराब किए हुए या मतलब उसमें एकदम से चेंजेस ना हो और उसको मेंटेन रखते हुए मतलब जो नए सर्कमस्टांसेस हैं उनको अडॉप्ट करना। ठीक, अब इसका मतलब प्रोसीजर क्या होता है तो अभी जैसे हम समझ लिए थे ना कि मतलब अमेंडमेंट का मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी भी मतलब प्रोविजन को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो अमेंडमेंट का बिल देखो बेसिकली समझाता हूँ, मेरे वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान देना, वो समझ आ जाएगा कि मतलब अमेंडमेंट बिल या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या फिर राज्यसभा में। उसके बाद उसको पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, हाँ, वो मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट में भी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, तो मतलब लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, और उसको पास होने के लिए क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब मेजॉरिटी क्या कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, कि मतलब 2/3 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हो और वोटिंग करें, तब स्पेशल मेजॉरिटी इसको बोलते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल केसेस में अमेंडमेंट फेडरल भी होता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कुछ स्पेशल केसेस में, तो उस अमेंडमेंट को स्टेट्स के कम से कम आधे लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना पड़ता है, मतलब 1/2 तो हो। अगर ऐसा है कुछ तो उसमें मतलब रेटिफिकेशन करवाना पड़ता है, और जब रेटिफिकेशन हो जाता है तो बिल पास होने के बाद में वो किसके पास जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास जाता है तभी
वहां पर मतलब जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, फाइनल एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके बाद में मतलब अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन पूरी पावर भी नहीं देता है जिससे कि मिसयूज वगैरह ना इन फ्यूचर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट मेंशन है। तो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, तो अब जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल मेजॉरिटी। तो इसमें नॉर्मल लॉ जैसा ही बिल पास होता है, जैसे कि स्टेट्स का नाम बदलना। ठीक, और दूसरा टाइप्स है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर में चीजें आ जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट प्रोविजन मतलब अमेंड होते हैं। ठीक है, यह मेंशन है। देन थर्ड में है, तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो इस टाइप में फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजन अमेंड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर, हाई कोर्ट के पावर, इनके पावर्स वगैरह में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 368 ये मतलब प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब रिजिडिटी बैलेंस करने में और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्रोवाइड करता है। ये अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ व्हाइल प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी चेंज, प्रिजर्विंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी प्रिजर्व करे और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहे और हर एक मतलब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। ठीक, देन आते हैं टॉपिक सेकंड, जो है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, कि पावर ऑफ पार्लियामेंट लिमिटेशंस किस लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर टाइम पर। ठीक, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का पावर है, लेकिन वो पावर ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से है, ऐसा कह सकते हैं, ये वहां से लिया गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, वहां से इम्पोज्ड है ये लिमिटेशंस। ठीक, और ये भी आर्टिकल 368 पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, मिली हुई है अमेंड करने की, बट ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। तो ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन, तो यहाँ मेंशन है द डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केशोनंदा भारती बी स्टेट केरला 1973 केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर द डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजें चेंज की जा सकती हैं। ठीक, ऐसा कुछ केस वगैरह। ठीक है, देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कोर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव इट आइडेंटिफाई एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब आइडेंटिटी बनाते हैं वो हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सब डिस्ट्रॉय ना हो। और एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस, तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट करती है जो इन बेसिक प्रिंसिपल को खत्म कर दें जो ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, तो कोर्ट्स उस अमेंडमेंट को भी कैंसिल कर सकता है। तो इस डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब साउल है, ठीक है, मतलब आत्मा, तो वो मतलब प्रोटेक्टेड रहती है और पार्लियामेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। तो रोल ऑफ की जुडिशियरी और सिग्निफिकेंस एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन आते हैं टॉपिक थर्ड, जो है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, नोट्स वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बेसिकली इसको देखिए, मैं एक थोड़ा स्टोरी टाइप में बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट कितना मेंशन है, पार्ट 8 आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में ये चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में, मतलब इमरजेंसी का मतलब यही है कि मतलब जब हमारी कंट्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, जब कंट्री की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी या इकोनॉमी मतलब डेंजर में हो, ठीक है, वो खतरे में पड़ जाए, मतलब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी या इकोनॉमी हमारी कंट्री की, तब मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। इमरजेंसी के टाइम सेंटर की पावर बढ़ जाती है, ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर जो है तो वो टेम्परेरी बन जाता है। ठीक, वो क्या हो जाता है, सेंट्रल की पावर बढ़ जाती है और जो फेडरल सिस्टम है हमारा मतलब टेम्परेरी यूनिटरी बन जाता है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। देन नेशनल इमरजेंसी, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी दिए हुए हैं जो आर्टिकल 352 में मेंशन है। तो जब कंट्री को वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कंट्री को वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन का थ्रेट हो, ठीक है, इसका मतलब उनको डर हो, तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो मतलब अपने जो कंट्री के प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डिसीजन काउंसिल मतलब मिनिस्टर्स का ही होता है यहाँ पर भी, मतलब नेशनल इमरजेंसी में। तो नेशनल इमरजेंसी
के इफेक्ट ये हो सकते हैं कि सेंटर की पावर बढ़ जाती है और स्टेट सब्जेक्ट पे भी सेंटर का कंट्रोल हो जाता है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के टाइम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल जरूरी होता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड आता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक। तो ये प्रेसिडेंट रूल माना जाता है, आर्टिकल 356, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। मतलब इस सिचुएशन में अगर बेसिकली बात करें तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है, ठीक है, वैसे कर ही देते हैं, और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब प्रेसिडेंट रूल तभी लगता है जब स्टेट का जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। तो मतलब प्रेसिडेंट रूल के टाइम क्या क्या चीजें होती है, देखो पहली बात कर लें। एक तो स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है और गवर्नर प्रेसिडेंट के नाम पे काम करते हैं और पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉ बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रोविजन का मिसयूज पहले भी हुआ है, इसलिए अब कोर्ट इसका स्ट्रिक्ट रिव्यू करता है, ठीक है। जैसे हमने वहां पर रिव्यू वाला देखा था ना, मतलब जुडिशियल रिव्यू, तो ऐसा कुछ। देन बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो है आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट डेंजर में हो, ठीक है। इस इमरजेंसी में सेंट्रल स्टेट्स के एक्सपेंस कंट्रोल कर सकता है, सैलरीज मतलब रिड्यूस हो सकती हैं जो भी वर्कर्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह ये सब, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्फोर्स हो सकती है। ये इमरजेंसी इंडिया में अभी तक एक भी बार लगाई नहीं गई, हाँ मतलब प्रेसिडेंट रूल वगैरह और नेशनल इमरजेंसी वगैरह लग चुकी है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। तो फेडरल स्ट्रक्चर बिकम यूनिटरी, पावर ऑफ सेंट्रल इंक्रीजेस, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स में सस्पेंडेड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। देन बात करते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। तो बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के क्या रोल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में, ठीक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन द अमेंडमेंट प्रोसेस, ऑल्दो द रियल पावर लाई विद पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट में ही रियल पावर होती है, पर प्रेसिडेंट जो है तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, अमेंडमेंट प्रोसेस में, ठीक है। रोल इन अमेंडमेंट की बात करें अगर, तो ऐसा समझ लेते हैं कि जब मतलब अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और जहां जरूरी होता है वहां स्टेट रेटिफिकेशन भी हो जाती है, तब बिल मतलब किसके पास जाता है फाइनल, मतलब प्रेसिडेंट के पास। और नॉर्मल बिल में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर हो, ऐसा समझ, ठीक। नॉर्मल बिल में क्या होता है कि मतलब प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट वीटो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट इस बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकता है और ना ही वापस पार्लियामेंट को भेज सकता है। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है कि वो अमेंडमेंट बिल पे असेंट कर दे, ठीक। इसके असेंट वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं ना, रोल इन अमेंडमेंट में, नेचर ऑफ प्रेसिडेंटल असेंट, ठीक। तो इसमें है कि कैन नॉट विद होल्ड और रिटर्न, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब बाउंड होता है कि वो असेंट दे दे, ठीक। और प्रेसिडेंट का रोल फॉर्मल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके सिग्निफिकेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एक बार आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने यूनिट 4 में काफी चीजें मतलब डिस्कस कर ली कि मतलब अमेंडमेंट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होता है, और बेसिक स्ट्रक्चर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेफ रहता है, और इमरजेंसी बताता है कि मतलब क्राइसिस में कंट्री कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रही। तो अब हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी काम आएगी। तो इसमें यूनिट 5 में जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसको थोड़ा मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, आपको चीजें समझ आने जाएंगी। तो अब बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मतलब बिजनेस रन होता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू बिजनेस रन होता है। वो बिजनेस का साइज डिफाइन करता है, कैपिटल और रिस्क भी देखकर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप चूज किया जाता है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका टाइप। सबसे पहला और सिंपल फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। देखो इसका मतलब है कि एक ही लोग जब मालिक होगा, ठीक है, ठीक, एक ही लोग जब ऑनर होगा। पार्टनरशिप मतलब एक बिजनेस में कई लोग होंगे उसके पार्टनर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो मतलब इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें एक ही बंदा ऑनर होता है और वही बिजनेस चलाता है, और वही प्रॉफिट और लॉस का भी जिम्मेदार यही होता है, ठीक। इसमें यही बिजनेस चलाता है, यही प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार होता है, सिंगल पर्सन होता है इसमें। यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक, कोई नहीं होती है, और इसलिए मतलब इसमें लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, कंप्लीट कंट्रोल विथ ऑनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कैपिटल एंड ग्रोथ, ठीक है। मतलब इसकी कैपिटल वगैरह ग्रोथ वगैरह भी लिमिटेड रहती है क्योंकि इसमें पार्टनर्स नहीं है कि कई लोग मिलकर इसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकें। दिस फॉर्म इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड सच एज शॉप एंड लोकल सर्विस। ये मतलब स्मॉल बिजनेस और शॉप्स और लोकल सर्विस के लिए
मतलब सुटेबल होती हैं, जैसे एक लोग अपना बिजनेस शॉप्स वगैरह डाल देते हैं। देन बात करते हैं पार्टनरशिप्स। तो पार्टनरशिप इतना तो पता ही होगा ना कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इसमें मतलब प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप हो गई। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर पे गवर्नड होती हैं चीजें, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप डीड होती है कि जिसमें राइट्स और ड्यूटीज लिखी होती हैं, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर रहता है, पार्टनरशिप डीड होती है इसमें। और इसमें कैपिटल्स और स्किल्स ज्यादा होती हैं, लेकिन लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। जैसे वहां पे कम था, 2 और मोर पर्सन हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एज पर एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। पार्टनरशिप्स अलाउ मोर कैपिटल एंड स्किल्स कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बट स्टिल सफर फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और मीनिंग इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो इसमें शेयर होल्डर्स की लेबिलिटी होती है, मतलब लिमिटेड होती है, ठीक है। और कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल बिजनेस के लिए फॉर्म सबसे सुटेबल है ये, ठीक है। अगर बहुत लार्ज स्केल बिजनेस ऐसा कुछ करना है तो इसमें स्टॉक होल्डर्स वगैरह जो होते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह, उनके पास शेयर रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ग्रोथ में है तो उनके स्टॉक्स वगैरह की वैल्यू बढ़ती रहती है, और अगर मतलब लॉस में जाती है तो स्टॉक शेयर्स की वैल्यू घटती रहती है, ठीक है। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बेसिकली ये था कि डिफरेंट बिजनेस नीड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाइप एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। मतलब कंपनीज कैन बी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड एंड आर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो कंपनी ऐसे मतलब प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, वो सुटेबल करती है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, कंक्लूजन भी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन और ये इससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं पार्टनरशिप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more person agree to carry a lawful business, objective sharing profits, the relationship among partners governed by the Indian Partnership Act 1932. The agreement that defines the rights and duties of partners is known as partnership deeds. Okay, तो partnerships एक पॉपुलर बिजनेस फॉर्म है भाई, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और पार्टनरशिप्स के एडवांटेजेस वगैरह और फीचर्स वगैरह यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो एडवांटेज की बात कर लें कि सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप की कंपैरिजन में ज्यादा कैपिटल अवेलेबल होता है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, और डिफरेंट पार्टनर्स अपनी अपनी स्किल्स और अपना अपना एक्सपीरियंस लाते हैं, इसलिए जल्दी ग्रोथ होती है, और डिसीजन मेकिंग भी इजी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बिजनेस का रिस्क भी पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाता है इसमें, ठीक है। और लेकिन पार्टनरशिप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक। इज ऑफ फॉर्मेशन था इसका एडवांटेज, और इसका एडवांटेज था मोर कैपिटल, बेटर मैनेजमेंट होगा क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, शेयरिंग रिस्क भी होगा, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी में रहेगी। और मतलब डिसएडवांटेजेस में है, तो डिसएडवांटेजेस में है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि कई लोग हैं, उनके थिंकिंग में होंगे, आइडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी हो सकती है, लिमिटेड ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक। तो बिजनेस कंटिन्यूटी भी अफेक्ट हो सकती है क्योंकि डेथ वगैरह या एग्जिट फर्म से डिसॉल्व हो सकती हैं, एक्सपेंशन भी लिमिटेड होता है, इसलिए पार्टनरशिप मीडियम लेवल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, अगर मीडियम लेवल का करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म लार्ज एक्सपेंशन के लिए रिस्क होता है इसमें, ठीक। इसका कंक्लूजन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये लिखा है ना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। It defines constitution, scopes and objective of the company and form the foundation which is the company established. Every company must prepare and register its memorandum of association at the time of incorporation under the Companies Act 2013, ठीक है। तो Companies Act 2013 के अंडर पे हर एक कंपनी को MOA साइन करना होता है, ठीक है, रजिस्टर करना होता है हर एक कंपनी को, इसके लिए प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो बात कर लें कि इसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो MOA कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्कोप और पावर डिफाइन करता है, ठीक। और मतलब कंपनी वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर काम करती है तो एक्ट अल्ट्रा वायर्स माना जाता है और इनवैलिड भी होते हैं, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन क्लॉज कुछ बात कर लेते हैं। पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ दिए हैं, और इसके क्लॉज वगैरह की बात करें तो नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लायबिलिटी क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गया, सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया, ठीक। तो
मुख्य इंपॉर्टेंस ये है कि ये इन्वेस्टर्स और मतलब जितने भी मतलब क्रेडिटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और कंपनी के काम को लीगल बाउंड्री में रखता है कि कोई भी कंपनी है तो लीगली ही वर्क करे और इन्वेस्टर्स वगैरह को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। ठीक, देन इसका कंक्लूजन वगैरह और ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक फोर्थ में है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी फॉर्मेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि कंपनी को लीगली स्टैब्लिश करना, वरना ऐसे तो कंपनी का नाम कुछ भी रख दें, लेकिन लीगली जब स्टैब्लिश होगी तब वो कंपनी मानी जाएगी कि फॉर्म हो चुकी है। कंपनी तभी एग्जिस्ट करती है जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहाँ से मिलता है? जब मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। तो कंपनीज फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, मीनिंग भी आप यहाँ से इसका क्या पढ़ लीजिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, सेपरेटेड लीगल आइडेंटिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन विच आर एसेंशियल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को फॉर्मेशन के स्टेप्स कुछ हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और इसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इसके इंपॉर्टेंस वगैरह। ठीक है, अगर ये इसको और डिटेल्ड में बताऊं तो ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके नोट्स वगैरह टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। देन टॉपिक फिफ्थ है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विस देना। ठीक है, ई गवर्नेंस मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT बाय द गवर्नमेंट डिलीवर सर्विस, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूव गवर्नेंस। इट एम्स टू मेक गवर्नमेंट फंक्शनिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक। मतलब ये हो गया ई गवर्नेंस का मतलब कि गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विस देना। ठीक, इसका एम होता है कि गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। ठीक, ई गवर्नेंस के मेन इंटरेक्शन होते हैं ये। ठीक, कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एंड ई गवर्नमेंट सिस्टम्स। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस ये इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस करप्शन, प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन, सेव टाइम कॉस्ट। बेनिफिट्स क्या है ई गवर्नेंस के? ये फास्ट और एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करता है, रिड्यूस पेपर वर्क, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इनहेंस्ड पब्लिक ट्रस्ट। चैलेंजेस क्या है इंडिया पे कि यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी मतलब इलिटरेट हैं लोग और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया में, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज होने में टाइम लगेगा काफी ज्यादा और डेटा प्राइवेसी कंसर्न है। रोल ऑफ इंजीनियर्स एंड IT प्रोफेशनल्स, इसमें रूल्स ऑफ इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स का क्या है? तो इंजीनियर्स एंड IT प्रोफेशनल इसमें की रोल प्ले करते हैं कि डिजाइनिंग सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जो सिक्योर हो डिजिटली, मेंटेन गवर्नमेंट पोर्टल्स को मेंटेन करें, इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटिंग डेटा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कंक्लूजन के लिए ई गवर्नेंस इज अ पावरफुल टूल फॉर गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। डिस्पाइट चैलेंज, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया एंड कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ओके, तो अब हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने पार्ट 1 में यूनिट 1 और 2 कंप्लीट कर रखा है और इस पार्ट 2 में यूनिट 3, 4 और 5th को वन शॉट में कवर किए हैं। इसमें हमने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है। जहां पर आपको समझ नहीं आया है फिर से आप बैक करके उस पर्टिकुलर टाइम पे समझ लीजिए और एक बार आप नोट से भी मतलब गो थ्रू हो जाइएगा एग्जाम के पहले और इतने में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। वैसे भी ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है बट पास होना मैंडेटरी है, इसलिए इस लेक्चर को अच्छे से आपने कर लिया है तो नोट से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे हम मतलब वहाँ के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और COI के तो हमने भी कंप्लीट ही कर लिया। इसके बाद में मतलब मशीन लर्निंग और वेब टेक्नोलॉजी और डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम और कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह लाने का ट्राई करेंगे। श्योर, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बैचमेट्स के पास इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा जिससे कि वो लोग भी कम टाइम पे अच्छा खासा पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।